हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर क्या कंडीशन है, आज हम समझेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे इस माउथ में कैंसर की कंडीशन अकर हुई है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो कंडीशन है कैसे हमारे माउथ में अकर होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या ओरल कैंसर की डेफिनेशन। Oral cancer is a malignant tumor arising from the tissue of the oral cavity, most commonly the squamous epithelium। तो ओरल कैंसर क्या होता है? एक मलिग्नेंट ट्यूमर है। मलिग्नेंट ट्यूमर, जब भी आप किसी कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको हमेशा दो टर्म सुनने को मिलेंगे, चाहे वो ओरल कैंसर हो, चाहे वो लंग्स कैंसर हो, या फिर कोई और कैंसर हो। क्या? एक मलिग्नेंट ट्यूमर और एक बिनाइन ट्यूमर। तो ये मलिग्नेंट ट्यूमर क्या है और ये बिनाइन ट्यूमर क्या है, इसको आप समझें ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये जो मलिग्नेंट ट्यूमर है इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट में सबसे पहले क्या हुआ? कैंसर अकर हुआ, ठीक है। बट ये क्या हुआ? ए पार्ट से बी पार्ट में ये कैंसर क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। तो ए पार्ट से बी पार्ट में जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर होता है, वो स्प्रेड हो जाता है। वो कैसा ट्यूमर कहलाता है? मलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है, या उसको हम बोलते हैं मलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं, ठीक है। बट दूसरी जगह क्या होता है? जैसे मान लीजिए बिनाइन है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? तो ये पार्ट क्या है? हमारा ए पार्ट है। यदि ये इस ए पार्ट में अकर हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये जो कैंसर है या ये जो ट्यूमर है वो बी पार्ट में ना फैला, मतलब केवल ये इसी एरिया में रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। तो जैसे हमारा डेफिनेशन देखा कि ओरल कैंसर इज ए मलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि ओरल कैंसर कैसा ट्यूमर है? मलिग्नेंट, यानी कि ये ऐसा ट्यूमर है यदि ये हमारे ओरल कैविटी में हो गया तो ये क्या कर सकता है? ओरल कैविटी से किसी दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकता है। जो क्या होता है? अराइजिंग फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी के जो टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है? अराइज होता है। एंड मोस्ट कॉमनली द स्क्वेमस एपिथेलियम। जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलता है। तो ये थी क्या इसकी ओरल कैंसर की डेफिनेशन। अब ये जो हमारा ओरल कैंसर है उसमें जो कॉमन साइट्स होती हैं, यानी कि हमारी माउथ है उसमें कौन सी ऐसे स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलता है, ठीक। तो सबसे जो मोस्ट कॉमनली आपको ओरल कैंसर देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? आपको टंग में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर पे देखने को मिलता है आपको। एंड बक्कल म्यूकोजा, जो हमारे माउथ में बक्कल म्यूकोजा है उसमें भी देखने को मिलता है। एंड जिंजिवा, और जो जिंजिवा है उसमें भी आपको जो ओरल कैंसर है वो देखने को मिल सकता है। एंड हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, और जो माउथ में हमारे हार्ड और सॉफ्ट पैलेट एक पैलेट होता है उसमें भी क्या होता है? ओरल कैंसर कंडीशन देखने को मिलती है। एंड लिप्स। तो ये क्या थी? कॉमन साइट्स थी जहाँ पर ओरल कैंसर की कंडीशन देखने को मिलती है। तो आगे क्या है? मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि ओरल कैंसर इज़ ए मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। तो जो ओरल कैंसर होता है वो क्या होता है? मोर कॉमन होता है किन में? मेल में, देन फीमेल, यानी कि जो ओरल कैंसर की कंडीशन होती है वो एक फीमेल से ज़्यादा किस में मिलती है? मेल में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे क्या है? मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जैसे ग्लोबली एंड इन इंडिया कि क्या रैंक है इसकी। तो यदि हम ग्लोबली देखते हैं तो क्या है? जो हमारा ओरल कैंसर होता है वो 16th मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये 16th रैंक होती है इसकी। 16th क्या? मोस्ट कॉमन वर्ल्ड, यानी कि आप यदि मेल फीमेल दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं, देखते हैं, तो इसकी कौन सी रैंक होती है? 16th रैंक होती है वर्ल्ड वाइड। बट यदि आप केवल मैन को कंसिडर करते हैं, यानी कि आप केवल मेल को कंसिडर करते हैं, तब इसकी जो रैंक होती है वो कितनी होती है? 12th रैंक होती है। बट यदि हम बात करते हैं किसकी? इंडिया की, तो इंडिया में क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है? ओरल कैंसर। यानी कि यदि आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में मोस्टली सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो कौन से देखने को मिलता है? आपको ओरल कैंसर ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके रैंक वाइज इसके क्या थे? पॉइंट थे। आगे हम आपने यह देखा कि ओरल कैंसर क्या था, तो आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो ओरल कैंसर है उसकी इटियोलॉजी क्या है, यानी कि वो किस कारण से होता है, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी, तो जो कैंसर्स होते हैं ना उसकी जो एग्जैक्ट कॉज होता है ना वो अभी तक किसी को पता ही नहीं चला, मतलब वो अननोन होता है। तो एग्जैक्ट कॉज क्या है? अननोन है। मतलब ओरल कैंसर हो गया, कोई और कैंसर हो गया, जैसे लीवर कैंसर हो गया, ठीक है, या फिर लंग्स कैंसर हो गया, या फिर और कैंसर हो गए, तो उनका कॉज अभी तक किसी को कंफर्म पता ही नहीं चला है। मतलब बाकी
इसका एग्जैक्ट कोई पता नहीं होता है, बट क्या होता है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये कैंसर हो सकता है या उसकी संभावना होती है। क्या रिस्क फैक्टर है? तो रिस्क फैक्टर जैसे टोबैको च्यूइंग, यानी कि ऐसे पर्सन जो टोबैको को च्यूइंग करते हैं, टोबैको यानी तम्बाकू खाते हैं, उन पर्सन में क्या होता है, चांस होते हैं कि उस व्यक्ति को ओरल कैंसर हो सकता है। या फिर सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि ऐसे पर्सन जो सिगरेट स्मोक करते हैं, ठीक है, एंड अल्कोहल कंजप्शन, या फिर ऐसे पर्सन जो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। या फिर पुअर ओरल हाइजीन, या फिर ऐसे पर्सन जो माउथ को यानी कि अपने ओरल कैविटी को कभी हाइजीन नहीं करते हैं, यानी बहुत ही पुअर रहते हैं, ना अपना ब्रश करते हैं, ना सुबह क्या करते हैं अपने माउथ को अच्छे साफ़ करते हैं। तो उन पर्सन भी क्या जो ओरल कैंसर कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या, HPV इन्फेक्शन, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी कि ऐसे पर्सन जिसमें इस वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस व्यक्ति में भी क्या ओरल कैंसर कंडीशन देखने को मिल सकती है। आगे क्या है, इम्यूनोसप्रेशन, यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी क्या इम्यूनिटी होती है वो डाउन होती है, सप्रेस होती है, तो उन व्यक्ति में भी क्या जो कैंसर की कंडीशन ओरल कैंसर की वो देखने को मिल सकती है। एंड अगला क्या है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब जैसे किसी व्यक्ति की फैमिली में पहले से वो कंडीशन है, यानी किसी व्यक्ति की फैमिली में पहले से ओरल कैंसर हुआ है, तो ये संभावना है कि वो कैंसर आगे वाली पीढ़ी में भी हो सकता है। तो ये क्या थे, इसके रिस्क फैक्टर थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्या, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये जो कैंसर की कंडीशन थी वो हमारी बॉडी में कैसे अकर हुई। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कोई पर्सन था, उसने टोबैको खाया, ठीक है, एंड अल्कोहल, या फिर उसने कंजप्शन किया, या उस व्यक्ति को क्या HPV जो वायरल इन्फेक्शन है उसका इन्फेक्शन उसकी बॉडी में हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉनिक इरिटेशन, यानी कि जो माउथ वाला एरिया है, जो ओरल कैविटी वाला एरिया है, उसमें क्या होगा, क्रॉनिक इरिटेशन होगा, और वहाँ की जो सेल्स होंगी वो कैसे हो जाएंगी, इंजरी, यानी कि उसकी सेल्स में क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। जब सेल्स में इंजरी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो सेल्स यानी वहाँ का जो सेल्स का DNA होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा उसमें बदलाव हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तब क्या होगा, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, यानी कि जहाँ पर एक सेल से नॉर्मली क्या 2 सेल बननी थी, तो 2 सेल ना बन के क्या बनेंगे, फिर 3 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, यानी कि एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, जब डिस्प्लेजिया कंडीशन हो जाती है उसके बाद क्या होती है, कंडीशन है कार्सिनोमा इन सितु। तो ये कार्सिनोमा इन सितु कंडीशन क्या होती है, ये इस प्रकार का कैंसर होता है जो क्या होता है, नॉर्मली बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे नहीं निकलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सितु बोलते हैं। जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद क्या होता है, इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज़, यानी कि ये चीज़ें होने के बाद क्या होता है, जो कैंसर की कंडीशन है वो कहाँ चली जाएगी, जैसे एक सेल में हो गया, ठीक है, इस सेल में हुआ तो क्या करेगा, ये इन्वेस्ट करेगा अपने सराउंडिंग वाली टिश्यूज़ में, ठीक है, इस तरह से इन्वेट कर देगा उनमें। जब ये इन्वेट कर देगा तो इसके सराउंड में क्या होगा, कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, ये फिर उनमें इन्वेस्ट कर देगा। जब ये उनमें इन्वेस्ट कर देगा तब क्या हो जाएगा कि ये ब्लड की मदद से क्या करेगा, दूसरे ऑर्गन तक फैल जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंट मेटास्टेसिस। उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस। एंड उसके बाद क्या होगा, ये दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैंसर बोलते हैं। तो ये थी क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बाद कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि उस व्यक्ति को क्या 3rd स्टेज का कैंसर था, या उस व्यक्ति को 2nd स्टेज का कैंसर था, या उस व्यक्ति को 1st स्टेज का कैंसर था। तो जो स्टेजेस आप सुनते हैं कभी, तो वो स्टेजेस यही होती हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले जो स्टेज आती है इसमें वो क्या होती है, स्टेज 0। स्टेज 0 को हम क्या बोलते हैं, और कार्सिनोमा इन सितु, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सितु बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि abnormal cancer cells are present but they have not invade deeper tissues। जो पहली स्टेज होती है, यानी जो 0 स्टेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सितु बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स होती हैं वो पाई तो जाती हैं, बट क्या होता है, वो दे हैव नॉट इन्वेड डीपर टिश्यूज़, यानी कि जैसे मान लीजिए इस टिश्यू में ये सेल पाई गई, ठीक है, कैंसर कंडीशन पाई गई है, बट ये क्या होता है, थोड़ा डीप, मतलब डीप टिश्यू में नहीं फैले होते हैं, मतलब बहुत ही सुपरफिशियली वो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी किसमें, स्टेज 0 में। अगली स्टेज क्या है, स्टेज 1। तो स्टेज 1 क्या है,
ट्यूमर इज स्मॉल, इसमें जो ट्यूमर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। कितना, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर और लेस, यानी कि या तो 2 सेंटीमीटर होगा या उससे कम देखने को मिलेगा किसमें, स्टेज फर्स्ट में। एंड लिमिटेड टू ओरिजिनल साइट, और मान लीजिए ये इस जगह पे अकर हुआ तो ये इसी जगह पे मतलब रहेगा, किसी दूसरी जगह में स्प्रेड नहीं होगा। नो लिम्फ नोड एंड डिस्टेंस स्प्रेड, इसमें कोई भी जो लिम्फ नोड होता है वो क्या कहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होता है। एंड डिस्टेंस स्प्रेड, और ये किसी दूसरे पार्ट में क्या फैलता नहीं है, मेटास्टेसिस कंडीशन नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो अगली स्टेज देखते हैं हम, क्या स्टेज नंबर 2। इसमें क्या होता है, ट्यूमर इज लार्जर देन स्टेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर था हमारा किसमें था, 2 सेंटीमीटर था, उससे छोटा था। इसमें जो ट्यूमर कंडीशन होगी क्या होगी, जो स्टेज फर्स्ट में था उससे थोड़ा बड़ा होगा। कितना, मोर देन 2 सेंटीमीटर और लेस देन 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर से तो बड़ा होगा बट ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर से छोटा होगा। और नो डिस्टेंट स्प्रेड, इसमें भी क्या होगा, जो मेटास्टेसिस जो कैंसर होगा कंडीशन होगी वो किसी दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होगी। उसके बाद आती है क्या, स्टेज नंबर 3, इसको हम बोलते हैं एडवांस ट्यूमर। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को स्टेज 3 का कैंसर पता लगता है तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना कम होती है, क्योंकि इसीलिए होती है क्योंकि वो एडवांस स्टेज का ट्यूमर होता है। कितना होता है, मोर देन 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो साइज होगा वो कितना, 4 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। एंड स्प्रेड टू नियर बाई लिम्फ नोड, और जो इसके पास में जो लिम्फ नोड होंगे, जैसे कहाँ, नेक में, तो ये क्या करता है, उसमें स्प्रेड कर जाता है, यानी फैल जाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को 3rd स्टेज का कैंसर हो जाता है तो उसको ट्रीट करना थोड़ा लेंदी होता है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं कि उस व्यक्ति का जो कैंसर है वो ठीक हो पाए। अगला क्या है, स्टेज 4। तो ये क्या है, वेरी एडवांस स्टेज है, ये एक वेरी एडवांस स्टेज है ऑफ ट्यूमर। कैंसर इन्वेड नियर बाई स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कैंसर कहाँ था, ओरल कैंसर था, बट इसमें क्या होगा, जब स्टेज 4 का कैंसर हो जाएगा तो ये जो कैंसर होगा वो कहाँ पहुँच सकता है, हमारे लंग्स में पहुँच सकता है, ठीक है, हमारे लीवर में पहुँच सकता है, हमारे स्टमक में पहुँच सकता है, यानी कि ये दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं उनमें भी ये क्या सकता है, इन्वेड हो सकता है। एंड मल्टीपल लिम्फ नोड्स, और जो मल्टीपल लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी क्या कर सकता है, ये स्प्रेड कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, यानी कि एक जहाँ ट्यूमर था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये थी कुछ इसकी स्टेजेस, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या, साइन और सिम्टम, यानी कि जिस पर्सन को ओरल कैंसर होगा तो उस पर्सन को कैसे साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या, अर्ली सिम्टम, यानी कि जैसे कैंसर कंडीशन उसमें अराइज हुई तो सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो कौन से सिम्टम होंगे, तो क्या, पहला क्या है, नो हीलिंग अल्सर इन माउथ, यानी कि जब माउथ में जो अल्सर बन जाएगा उसकी हीलिंग नहीं होगी, मतलब वो प्रॉपर हील नहीं हो पाएगा। जैसे आप दवा लेंगे डॉक्टर से, आप उसको ट्रीट करेंगे बट वो अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाएगा। एंड अगला क्या है, वाइट पेज, आपको वाइट पेज देखने को मिलेंगे किसमें, कहाँ पर, माउथ में, इसको हम वो क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लेकिया। एंड रेड पेज, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, माइल्ड पेन, यानी कि जब अर्ली सिम्टम होगा उसमें कैसे देखने को आपको थोड़ा कम पेन देखने, माइल्ड पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अर्ली सिम्टम्स हैं। आगे हम देखते हैं क्या, एडवांस सिम्टम्स, यानी कि अर्ली सिम्टम आपने देखे, जब ये कैंसर क्या होगा थोड़ा एडवांस स्टेज का हो जाएगा तब आपको जो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले जो होगा क्या होगा, परसिस्टेंट पेन, यानी कि आपको कंटिन्यू लगातार आपको पेन देखने को मिलेगा ओरल कैविटी एरिया में। ठीक है, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द लीजन, और जो अल्सर हैं उनसे क्या होगा, आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड डिफ़िकल्टी च्यूइंग, और आपको कुछ भी चबाने में या आपको च्यूइंग करने में, जब आप खाना खाएंगे तो खाना आपको अच्छे से चबाने में, उसको क्रश करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, एंड डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग, जो आप खाना खाएंगे आपको उसको गले से निगलने में, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, डिस्फेजिया, यानी कि आपको गले से निगलने में उस चीज़ को, आपको जो खाना खाएंगे आप उसमें दिक्कत होगी, आपको डिफ़िकल्टी होगी। एंड अगला क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और उस पर्सन का क्या होगा, मतलब वेट लॉस काफ़ी होगा, मतलब आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना उसका वेट लॉस हो जाएगा। बाकी आप उसको फटीग देखने को मिलेगी, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगी, नॉजिया वॉमिटिंग हो गया। ठीक है, ये लेथार्जी वगैरह होंगी, ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं ये तो आपको इसमें देखने को ही मिलेंगे। तो ये क्या थे इसके साइन और सिम्टम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्या, कि एक पर्सन है जिसको क्या ओरल कैंसर हुआ है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस व्यक्ति को क्या ओरल कैंसर की कंडीशन हुई है।
तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले क्या करेंगे आप, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यानी कि जो पर्सन हॉस्पिटल में आया, कैंसर वाला पेशेंट था, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि उसकी जो भी छोटी छोटी हिस्ट्री है कि पेशेंट क्या खाता है एंड उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री है, ठीक है, क्या उसका डेली रूटीन टाइम्स क्या है, आप उसको अच्छे से पूछेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे आप, ओरल एग्जामिनेशन, जो उसका ओरल एग्जामिनेशन है, उसके लिप आप देखेंगे, उसकी टंग आप देखेंगे, उसकी वक्कल कैविटी देखेंगे कि कोई लीजन तो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जो अल्सर है वो हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस तरह से क्या करेंगे आप, ओरल का एग्जामिनेशन करेंगे। बाकी किसी व्यक्ति को यदि ओरल कैंसर है या फिर कोई भी कैंसर है, तो उसका जो मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो क्या होती है, बायोप्सी होती है। बायोप्सी क्या होती है, एक प्रोसीजर होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जिस एरिया में कैंसर कंडीशन होती है उस एरिया से क्या करते हैं हम कुछ छोटे से अमाउंट में उस एरिया के टिश्यूज निकालते हैं बाहर, ठीक है। ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, और एक लेबोरेटरी में जो सेल्स हम निकालते हैं उसका क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। यदि जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि उस एरिया में क्या एक कैंसर की कंडीशन है। बाकी आप क्या उसका इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया एंड एमआरआई हो गया, इन सब के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को ओरल कैंसर की कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्या, मैनेजमेंट, यानी कि जिस व्यक्ति को क्या ओरल कैंसर की कंडीशन हुई है तो उस व्यक्ति को आप क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, एक एडवांस स्टेज में क्या करते हैं, जब कैंसर की कंडीशन जो होती है वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब उस व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक ड्रग दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी उसको हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सिस्प्लाटिन एंड 5-फ्लूरोयूरेसिल एंड कार्बोप्लाटिन, ये कुछ कॉमन ड्रग है जो कीमोथेरेपी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, रेडियोथेरेपी। कुछ रेडियोथेरेपी होती हैं जैसे एक्सटर्नल बीम थेरेपी एंड इंटरनल बीम थेरेपी, ये कुछ थेरेपीज होती हैं जिनमें कुछ रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो यूज किए जाते हैं, एंड उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। एंड कुछ सपोर्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं जैसे एनाल्जेसिक्स, जो व्यक्ति को पेन हो रहा था तो पेन को कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं, उस व्यक्ति को एनाल्जेसिक मेडिकेशन देते हैं। एंड एंटीएमेटिक्स क्या करती हैं, जो नोजिया वोमिटिंग कंडीशन होती है उसको ट्रीट करती हैं। एंड आईवी फ्लूइड्स देते हैं उस व्यक्ति को ताकि जो पेशेंट है उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, मतलब पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए उसका करते हैं हम उसको आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है, आईवी फ्लूइड देते हैं। एंड आगे हम देखते हैं क्या, मेडिकल मैनेजमेंट देखा हमने, आगे हम देखते हैं क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं, इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है ओरल कैंसर का, वो मेन ट्रीटमेंट क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट ही माना जाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति को किसी को 4th स्टेज का कैंसर हो गया तो फिर उस व्यक्ति को ट्रीट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर उस व्यक्ति का क्या करते हैं हम, सर्जरी ही करते हैं। तो पहली सर्जरी कौन सी होती है, सबसे पहली सर्जरी होती है उसको बोलते हैं हम ग्लोसैक्टोमी। क्या, ग्लोसैक्टोमी में क्या करते हैं हम, पार्ट या तो हम किसी छोटे से पार्ट को काटेंगे या फिर ऑल ऑफ टंग रिमूव, यानी कि जो टंग है उसको हम या तो पूरा रिमूव कर देंगे या फिर टंग के किसी एक पार्ट को क्या कर देंगे, छोटे से पार्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोसैक्टोमी, यदि हमारा कैंसर कहाँ, टंग वाले पार्ट में अकर हुआ है, ठीक है। एंड अगला है मैंडिबुलेक्टोमी, यदि जो हमारा मैंडिबुलर वाला रीजन है यदि उस पार्ट में कैंसर अकर हुआ है तब उसको क्या करते हैं हम, पार्ट ऑफ जॉ बोन रिमूव, तो उस पार्ट को क्या कर देते हैं हम, उससे जगह से रिमूव कर देते हैं। एंड अगली सर्जरी क्या है, नेक डिटेक्शन क्या है, रिमूव ऑफ लिम्फ नोड फ्रॉम द नेक, यानी कि जब कैंसर की कंडीशन लिम्फ नोड में अकर हो जाती है, ठीक है, जो हमारे नेक रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं यदि उनमें हो जाती है तब क्या करते हैं हम, नेक को डिटेक्ट कर देते हैं, यानी कि वहाँ से जो लिम्फ नोड्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेक डिटेक्शन। एंड अगली क्या है, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। तो रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है, रिस्टोर अपीयरेंस। जब ये सर्जरी हम करते हैं तो इस सर्जरी को मतलब थोड़ा ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है जब किसी पेशेंट का आप रिमूव करेंगे एरिया तो उसका थोड़ा जो एरिया होता है थोड़ा अनकॉम्पिटेट हो जाता है, ठीक है, मतलब आप थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, तो उसको थोड़ा ट्रीट करने के लिए जो सर्जरी करते हैं हम क्या करते हैं उसको रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, रिस्टोर अपीयरेंस, यानी कि जो पहली जैसी अपीयरेंस थी उसको थोड़ा लाने की प्रयास करते हैं, ठीक है, सर्जरी की हेल्प से। आगे हम देखते हैं क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल है जिस व्यक्ति को ओरल कैंसर हुआ है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या, मेंटेन एयरवे एंड मॉनिटर ब्रीदिंग।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एयरवे है पेशेंट का उसको आपको मेंटेन करना है। जिस व्यक्ति को मान लो ओरल कैंसर हो गया, ठीक है, तो व्यक्ति क्या हुआ, थोड़ा सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे कि उस व्यक्ति को जो एयरवे है वो अच्छा क्लियर रहे, एंड जो उसकी ब्रीदिंग पैटर्न है आप उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। एंड अगला क्या है, असेस पेन। आप पेन का लेवल असेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल। एंड मैनेज पेन, और जो पेन है उसको आप मैनेज करेंगे कैसे, जो प्रिस्क्राइब क्या है एनाल्जेसिक्स हैं और उस पेशेंट को आप देंगे, ठीक है, एंड उसकी हेल्प से क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रीट करेंगे ताकि उसका जो पेन है वो कम हो जाए। एंड अगला क्या है, प्रोवाइड रेगुलर ओरल हाइजीन एंड माउथ केयर। और आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको रेगुलर ओरल हाइजीन देंगे ताकि जो कंडीशन है वो ट्रीट होने में थोड़ी हेल्प मिले, एंड माउथ केयर देंगे उस पेशेंट को, ठीक है। एंड मॉनिटर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट। और मॉनिटर करेंगे कि उस पेशेंट के माउथ से कोई ब्लीडिंग तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, और जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कीमोथेरेपी चल रही है या फिर जो रेडियोथेरेपी चल रही है, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एंड मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। और पेशेंट को क्या देंगे आप, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देंगे एंड हाइड्रेशन देंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स। जिस व्यक्ति को कैंसर की कंडीशन होती है तो उस व्यक्ति क्या होता है, वो थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा डिप्रेस हो जाता है या फिर इसको स्ट्रेस हो जाता है, तो आप उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। एंड अगला लास्ट वन क्या है, गिव हेल्थ एजुकेशन। जो पेशेंट है ओरल एजुकेशन आप क्या करेंगे उसको, थोड़ा जो पेशेंट है ओरल कैंसर वाला, आप क्या करेंगे उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। क्या देंगे, आप उसको बोलेंगे अवॉइड टोबैको एंड एल्कोहल, यानी कि वो पेशेंट टोबैको ना खाए, टोबैको च्यूइंग ना करे एंड अल्कोहल का कंजप्शन ना करे। तो ये क्या थे हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।